हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इसमें हम 23 से लेकर 42 तक के जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आ सकते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने वाला हूं। आइए, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीन प्रोस्पेक्टस under the Companies Act and point out the circumstances under which issuing of prospectus is not mandatory। तो यहां पे क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि डीम प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं वो बताना है आपको, और दूसरा ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब अगर आपको ये वर्ड ही नहीं पता होगा तो आप आंसर ही नहीं लिख पाएंगे। तो डीम प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये देखिए, डीम प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 25, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 25। ये डीम प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? अगर कोई कंपनी किसी इश्यू हाउसेस को शेयर्स अलॉट करती है और ये जो अलॉटमेंट करती है और ये जो इश्यू हाउसेस है ये इन शेयर को पब्लिक को ऑफर करता है, ये जो इश्यू हाउसेस है ना वो इन शेयर को पब्लिक को ऑफर करता है। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इश्यू हाउसेस पब्लिक को ये ऑफर करेगा उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हो गया कि प्रोस्पेक्टस का सारा लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब जैसे कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो जो जो बातें बताती है वो सारी बातें इशू हाउसेस को बताना पड़ेगा पब्लिक को। ऐसा मान लीजिए कि कंपनी के बदले में इशू हाउसेस पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस का सारा लॉ का मतलब क्या हुआ? कंटेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा, लायबिलिटी का लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर प्रोस्पेक्टस में मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई गलत बातें बता देते हो आप, तो कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह लायबल होते हैं, तो यहाँ पे जो इशू हाउसेस के लोग हैं वो लायबल होंगे। तो कुल मिला के सेक्शन 25 आपको पूरा लिखना है, डीन प्रोस्पेक्टस का जो लॉ है वो। तो ये हमने पहले बता दिया, 25 पूरा लिखना पड़ेगा। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है, ऐसे कौन कौन से केस है जहां पे प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। तो देखिए सर, प्रोस्पेक्टस, एक तो प्रोस्पेक्टस इशू कब करना पड़ता है? जब पब्लिक ऑफर है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? अगर पब्लिक ऑफर नहीं तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लॉ में कुछ एक्सेप्शन दिया है 26 में कि अगर कोई कंपनी अंडरराइटर को शेयर इशू करेगी ना तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। या अगर कोई कंपनी ऐसा शेयर इशू करिए जो कि राइट ऑफर है। राइट ऑफर मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी अपने खुद के शेयर होल्डर को जब शेयर देती है तो उस समय प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे, और एक और केस है, अगर लिस्टेड कंपनी ऑफर कर रही है और ये जो ऑफर है ना, प्रपोज्ड ऑफर है, ये प्रीवियस ऑफर के यूनिफॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट, तो उस केस में प्रोस्पेक्टस की इशू करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के 4 ऐसे केसेस हैं जहां पे कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। पहला अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का केस हो गया। दूसरा, अगर पब्लिक ऑफर नहीं करे मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट है तब प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई कंपनी राइट ऑफर या बोनस ऑफर कर रही है तब प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। और चौथा, अगर लिस्टेड कंपनी है और इनका ये ऑफर प्रीवियस ऑफर के यूनिफॉर्म है तो ये 4 केस में प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। देखिए, एक बात वापस से मैं रिवाइज कराऊंगा, आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर ये प्रोस्पेक्टस का ये कंपनी लॉ का रिवीजन नहीं है, इसके लिए आप मेरे मैराथन लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट पूरे लॉ को डिटेल में मैंने रिवाइज कराया है। ये केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहा हूं और केवल उसका रिलेवेंट लॉ आपको बताना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इससे आपको यह भी पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन है प्रोस्पेक्टस वगैरह में, या जो भी मैं आपको चैप्टर्स करा रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं इसका लूंगा। देखो सर क्या लिखा हुआ है, प्रखर लिमिटेड शेयर कैपिटल शेयर रेस करना चाहता है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर इन डिफरेंट स्टेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये जो कंपनी है ना वो एक सर्टेन पीरियड के दौरान बहुत सारे इशू करना चाहती है, बहुत सारे धीरे धीरे करके पैसा रेस करना चाहती है। द कंपनी डज नॉट विश टू इशू प्रोस्पेक्टस ईच एंड एवरी टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है कि ये जो कंपनी है ना ये नहीं चाहती कि हर बार हमको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़े। आपको बोलता है कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस व्हाट फॉर्मेलिटी पुष्कर लिमिटेड शुड फॉलो टू अवॉइड रिपीटेटिव इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको ये पूछा गया कि बताइए अब ये इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा ताकि बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, हमारे कंपनी लॉ में कॉन्सेप्ट है सेल प्रोस्पेक्टस का, सेक्शन नंबर 31 सेल प्रोस्पेक्टस। सेल प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि
अगर कोई कंपनी को बार बार शेयर इशू करना पड़ता है और वो जो क्लास ऑफ कंपनी उसको सेबी ने प्रिस्क्राइब करके रखा है, तो जब आप पहली बार फर्स्ट ऑफर करें तो आपको पूरा सेल प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। वो जो सेल प्रोस्पेक्टस है उसका वैलिडिटी पीरियड आपको प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम 1 साल होगा। इस 1 साल के दौरान कंपनी जो बार बार ऑफर करेगी तो हर बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको बनाना पड़ता है, आरओसी को फाइल करना पड़ता है। ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है ना, इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि पिछले ऑफर और इस ऑफर के बीच में जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, मटेरियल चेंजेस हुए, बस वो इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको बताना पड़ता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। सेल प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31, ये पूरा एसपी का लॉ यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 ये लेना चाहता हूं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई क्या लिखा है, द बीओडी ऑफ एबीसी लिमिटेड आर प्रपोजिंग टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये जो कंपनी है ये इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेज करना चाहती है। हाउएवर, ड्यू टू वोलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट, द प्राइस पर शेयर एंड द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आर लेफ्ट ओपन एंड डिसाइडेड पोस्ट क्लोजर ऑफ द इशू। मतलब मार्केट कंडीशन को देखते हुए, बहुत ही वोलेटाइल है, तो उसको देखते हुए कंपनी ये चाहती है कि जो प्राइस, शेयर का जो प्राइस है और जो नंबर ऑफ शेयर है, ये इशू होने के बाद, इशू क्लोज होने के बाद हम डिसाइड करें। तो आपको बोलता है फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए कि आप कंपनी के बीओडी को क्या सजेस्ट करोगे। तो यहां पर भी दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32। देखो भाई, प्रोस्पेक्टस जब आप इशू करते हो तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्राइस ऑप्शन, जिसमें क्या होता है कंपनी अपना खुद का जो शेयर का प्राइस है वो फिक्स कर लेती है। कंपनी बोलती है हमारा शेयर 10 रुपए का है, हम उसको 15 में इशू करेंगे, ये होता है फिक्स प्राइस वाला। और दूसरा नंबर होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कंपनी अपना शेयर का प्राइस फिक्स खुद से नहीं करती, बल्कि कंपनी पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें जैसा हम प्रोस्पेक्टस में बातें बताते हैं वो सारी बातें बतानी पड़ेगी, 2 चीज को छोड़कर। पहला हमारा प्राइस क्या है, और दूसरा हम कितने शेयर इशू करेंगे। लोगों, पब्लिक के पास जब आप प्रोस्पेक्टस देते हो ना, तो फिर पब्लिक उसके बेस पे बिड करती है, बिड बेचती है। अब उस बिड के बेस पर कंपनी अपना प्राइस डिसाइड करती है, कट ऑफ प्राइस डिसाइड करती है, और वो प्राइस फिक्स होता है। मतलब कुल मिला के ना, यहां पे जो प्राइस होगा वो पब्लिक की डिमांड क्या है उसके अनुसार फिक्स होता है, उन्होंने क्या रेट में वो खरीदना चाहते हैं उसके हिसाब से फिक्स होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको ये बोल रहा है कि प्राइस और नंबर ऑफ शेयर कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही है, वो चाहती है कि पोस्ट इशू पहले हम कर दें फिर हम डिसाइड करें, तो इसका मतलब आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं एक काम करना चाहता हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट कराने के पहले आपको थोड़ा सा एक रिवीजन करा लेता हूं, ताकि पहले आपके दिमाग में लॉ आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं पूरे प्रोस्पेक्टस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो आंसर होगा सेक्शन नंबर 34 और 35, जो भी अपन बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस या अनट्रू प्रोस्पेक्टस या मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब सेक्शन 34 35 2 सेक्शन है। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। 2 केस में जो प्रोस्पेक्टस है उसको मिस स्टेटमेंट या मिसलीडिंग बोलते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट इंक्लूड किया गया है वो मिसलीडिंग है। जिस तरीके से उसको लिखा गया वो तरीका गलत था, जिससे लोग मिसलीड हो गए। और दूसरा नंबर, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में जो बातें आपको लिखना था वो बातें आपने नहीं लिखा, जिससे लोगों को धोखा हो गया, तो उस केस में बोलते हैं प्रोस्पेक्टस अनट्रू है। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस हुआ है जिसका नाम है रेक्स वर्सेस किलसेन। इसमें क्या हुआ था, कंपनी को ट्रेडिंग लॉस था पर कैपिटल प्रॉफिट था। मतलब कंपनी के बुक में क्या दिख रहा था, हमारा प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी को ट्रेडिंग लॉस था और कुछ एसेट को बेचकर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट दिख रहा है। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा, हमारे कंपनी ने डिविडेंड दिया आउट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है। तो यहां पर यह माना गया कि प्रोस्पेक्टस अनट्रू है। अब अगर अनट्रू प्रोस्पेक्टस होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी 2 टाइप की लायबिलिटी आती है। 34 है क्रिमिनल लायबिलिटी का और सिविल लायबिलिटी का 35। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब है कि जो पर्सन ने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है ये माना जाएगा कि उन लोगों ने पब्लिक के साथ फ्रॉड किया। 447 का लॉ एप्लीकेबल होगा और ये 447 की पेनल्टी है। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई बचना चाहता है क्रिमिनल लायबिलिटी से तो उसको कुछ चीजें प्रूव करना पड़ेगा।
अगर आप प्रूव करोगे तो आप बच जाओगे, डिफेंस है, रेमेडी है। सबसे पहले आप ये प्रूव कर दोगे कि ये इमटेरियल था, कोई बहुत बड़ा हमने झूठ नहीं बोला, कोई बहुत बड़ा नुकसान लोगों को नहीं पहुंचाया। और दूसरा, आप ये प्रूव कर देते हो कि जिस समय हम ये स्टेटमेंट दे रहे थे उस समय हमको ये लग रहा था कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो बिल्कुल सही है, और ये जो ओमिशन जो हुआ है वो ऐसा करना उस समय जरूरी था क्योंकि हमको उस समय पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो कुल मिला के अगर आप इनोसेंट हो या जो गलती हुई हो इमटेरियल है तो उस केस में आप बच सकते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी से। अब आते हैं सिविल लायबिलिटी के ऊपर। सिविल लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अच्छा, ये क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? क्रिमिनल लायबिलिटी में 447 हो गया, मतलब जेल जाएगी, जेल लगेगा, और साथ में जो अमाउंट है, मतलब जो आपने गलती की उसका पेनल्टी भी लगेगा, अमाउंट भी लगेगा, फाइन भी लगेगा, ये दोनों चीजें होती है। अब आते हैं सिविल लायबिलिटी के ऊपर, सेक्शन नंबर 35। सिविल लायबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें आपको जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है प्रोस्पेक्टस को देखकर, उसको जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई करना पड़ेगा। तो सिविल लायबिलिटी आती कब है? तो सिविल लायबिलिटी तब आती है जब किसी इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया हो। सब्सक्राइब करना मतलब होता है कंपनी से डायरेक्ट परचेस किया हो शेयर, उसके बाद उसने अनट्रू प्रोस्पेक्टस के ऊपर भरोसा किया है, रिलाई किया है, और तीसरा उसको नुकसान हुआ। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तभी आपको सिविल लायबिलिटी मिलेगी, तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। तीन कंडीशन क्या होगी? पहला, आपने कंपनी को सब्सक्राइब किया हो, दूसरा नंबर आपने अनट्रू प्रोस्पेक्टस को सही मान लिया हो, भरोसा कर लिया, और तीसरा आपको नुकसान हुआ हो, तभी आपको ये डैमेजेस मिलेगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट केस है पीक वर्सेस गन। इस केस में डिसाइड हुआ है कि अगर किसी ने शेयर परचेस किया ओपन मार्केट से, तो दोस्तों ओपन मार्केट से शेयर परचेस करना मतलब कंपनी से शेयर परचेस नहीं किया, इसका मतलब आप सब्सक्राइबर नहीं हो, तो आपको ये रेमेडी नहीं मिलेगी। अब ये कौन कौन से पर्सन लायबल होते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम है, कंपनी है, डायरेक्टर है, प्रपोज डायरेक्टर है, प्रमोटर है, एक्सपर्ट है, या ऐसे लोग जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया, ये सब के सब लोग लायबल होते हैं। इनके ऊपर केस करके आप पैसा वसूल कर सकते हो। यहाँ पे भी डिफेंस है, मतलब अगर कोई डैमेजेस देने से बचना चाहता है, जैसे ऊपर के लोग ये सब फंसने वाले हैं, तो इनको डिफेंस अवेलेबल है। इनमें से कोई चीज कोई अपने आप को बचाना चाहता है तो उनको प्रूव करना पड़ेगा। तीन में कोई एक चीज प्रूव करके आप बच सकते हो। पहला, आप ये बोल सकते हो कि मैंने डायरेक्टर बनने के लिए, ये डायरेक्टर को रेमेडी है, डायरेक्टर का डिफेंस अवेलेबल है। वो ये बोल सकता है कि भाई मैंने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दिया था, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले मैंने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था कि मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, और ये जो प्रोस्पेक्टस है वो मेरी अथॉरिटी के बिना इशू किया गया। आप पहला तरीका आप प्रूव करके आप बच सकते हो। सेकंड नंबर, आप ये बोल सकते हो कि प्रोस्पेक्टस जो इशू किया गया वो मेरे नॉलेज के बिना इशू किया गया। अब ये डायरेक्टर की बात नहीं, वो कोई भी पर्सन, ये ऊपर में जितने भी लोग हैं ये सब अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उनको प्रूव क्या करना पड़ेगा? उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस मेरे नॉलेज या अथॉरिटी के बिना, मेरे कंसेंट के बिना इशू किया गया। और जैसे मुझे पता चला, जैसे मैं अवेयर हुआ कि प्रोस्पेक्टस मेरे अथॉरिटी के बिना इशू किया गया लेकिन मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैंने पब्लिक नोटिस दे दिया कि प्रोस्पेक्टस मेरे नॉलेज के बिना इशू किया गया, तो उस केस में बच जाएगा, ये पर्सन बच जाएगा। और तीसरा नंबर है कि अगर अगर कोई स्टेटमेंट एक्सपर्ट ने दिया, जैसे कोई सीए ने दिया, एडवोकेट ने दिया, वैल्यूअर ने दिया, इंजीनियर ने दिया, आर्किटेक्ट ने दिया, तो एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया और हमने प्रोस्पेक्टस में जो कंपनी के डायरेक्टर उन्हें एक्सपर्ट के जो भी ओपिनियन है उसको बिल्कुल सही सही छापा, बिल्कुल जैसा एक्सपर्ट ने बोला था वैसा वैसा लिख दिया, और बाद में पता, और उनको यह भी लग रहा था कि जो एक्सपर्ट है वो कंपिटेंट है, वो बिल्कुल सही आदमी है, कंपिटेंट है, योग्य व्यक्ति, उसके पास डिग्री है, और उसने कंसेंट भी दिया था, एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया था कि मेरे ओपिनियन को आप लिख दो, और कंसेंट को विड्रॉ भी नहीं किया था। तो ऐसे केसेस में आपकी तो डायरेक्टर की तो कोई गलती नहीं है भाई, एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दिया वो आपने वैसा का वैसा छाप दिया, एक्सपर्ट कंपिटेंट व्यक्ति भी था, एक्सपर्ट ने कंसेंट भी दिया था कि मेरा नाम लिख दो, कंसेंट विड्रॉ भी नहीं किया था, तो यहां पे इस केस में एक्सपर्ट फंसेगा, बाकी लोग बच जाएगा। तो ये इफेक्ट हो गया। अगला पॉइंट, हाँ जी, बस ये डिफेंस इतना आपके काम की बात है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा इसके क्वेश्चन। आइए, इनके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा देखो आप, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। उसके बाद कंपनी ने यह लिखा था कि हमने डिविडेंड बहुत सालों से हमने पे किया है, पे कर रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं बताया कि डिविडेंड हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं किया बल्कि कैपिटल प्रॉफिट से किया। दोस्तों अभी अभी अपन ने बात किया था, कई बार प्रोस्पेक्टस में आप जो लिखते हो वो लिटरली तो सही है, लेकिन जिस फॉर्म और कंटेक्स्ट में आपने लिखा वो तरीका गलत है, तो केस लॉ जाएगा रेक्स वर्सेस किल्सन। तो यहां पे ये माना गया कि प्रोस्पेक्टस अनट्रू है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में आपको
केवल ये नहीं बताना था कि हमने डिविडेंड दिया, हम आपको ये बताना था कि डिविडेंड वाज पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो ये आपने नहीं बताया, तो इस केस में प्रोस्पेक्टस को अनट्रू प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अलॉटी ऑफ द शेयर इन अ कंपनी ब्रॉट एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। अलॉटी मतलब जिसको शेयर अलॉट किया गया, उसने कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर केस किया। क्यों किया? उनका यह कहना था कि प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट है। आगे डायरेक्टर ने क्या बोला? दैट स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड बाय प्रोमोटर, कि भैया स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया, ये प्रोस्पेक्टस तो प्रोमोटर ने बनाया। एंड ही रिलायड ऑन देम, डायरेक्टर ने क्या बोला? मैंने तो उसके ऊपर भरोसा कर दिया, प्रोमोटर ने जो लिखा मैंने साइन कर दिया। तो आपको बोला बताओ डायरेक्टर लायबल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है डायरेक्टर बिल्कुल लायबल होगा। एक ही बात समझना है बेटा कि डायरेक्टर लायबल कब नहीं होता? जब वो कोई डिफेंस में कवर हो। तो डिफेंस में कब कवर होता है? आप याद कीजिएगा, आप डायरेक्टर को डिफेंस तब मिलता है जब 3 कंडीशन अपन ने बात किया था। पहला, डायरेक्टर ने कंसेंट दिया हो, विड्रॉ कर लिया हो। दूसरा, डायरेक्टर को पता नहीं था, जैसे ही अवेयर हो तो उसने पब्लिक नोटिस दे दिया। और तीसरा, एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन है जिसको डायरेक्टर ने वैसा का वैसा लिखा है। 3 ग्राउंड पे बच सकता है, लेकिन यहां पे 3 में कोई भी ग्राउंड नहीं है। लॉ में ऐसा नहीं बोलता है कि प्रमोटर ने कोई बोला उसके ऊपर आपने भरोसा कर दिया तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है भैया। भरोसा नहीं कर सकते, आपको जांच करना पड़ेगा। तो यहां पे डायरेक्टर विल बी लायबल, क्योंकि वो जो मतलब आपको एग्जाम में ना तीनों डिफेंस लिखने पड़ेंगे, ये 3 डिफेंस है। और फिर ये बोलोगे ये जो भरोसे वाली बात है प्रमोटर के, ये डिफेंस में कवर नहीं है, तो डायरेक्टर विल बी लायबल। अगला क्वेश्चन 6 मार्क का एग्जाम का। पी कंपनी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें इन्वेस्टर को बोला कि आप हमारे शेयर परचेस करो, और उसमें प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत बातें थी। एक्स ने शेयर परचेस किया, पार्टली पेड अप शेयर इन अ कंपनी ने गुड फेथ में परचेस किया ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। देखो भाई क्या बोला, मिस्टर एक्स ने शेयर परचेस किया पर कंपनी से परचेस नहीं किया। इसने कहां परचेस किया, कहां से परचेस किया? स्टॉक मार्केट से। अच्छा, बाद में कंपनी वाइडिंग कंपनी चली गई और एक्स का नाम लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर में लिखा गया। जब आपको मालूम है जब कंपनी बंद होती है ना, तो एक लिस्ट बनती है कॉन्ट्रीब्यूटर की लिस्ट, उसमें जिनका जिनका अमाउंट अनपेड रहता है उनसे पैसा वसूल किया जाता है। तो एक्स ने पार्टली पेड अप शेयर परचेस किया था, तो एक्स का नाम भी उस लिस्ट में आ गया। अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला, क्या मिस्टर एक्स अनपेड अमाउंट को पे करने के लिए लायबल होगा? तो पहले हम ये सवाल करते हैं कि प्रोस्पेक्टस अनट्रू है, तो क्या ये एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाएगा क्या? क्योंकि आपको मालूम है अगर प्रोस्पेक्टस अनट्रू होता है तो जो शेयर मिला होगा एक्स को, वो शेयर वापस कर देगा, अपना पैसा वापस मांग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। लेकिन यहां पर उसने ओपन मतलब ये सिविल लायबिलिटी उसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सिविल लायबिलिटी तभी मिलती है 35 में जब 3 कंडीशन पूरी हो। पहला, उसने कंपनी से सब्सक्राइब किया हो, मतलब कंपनी से डायरेक्ट परचेस किया हो। दूसरा, उसने अनट्रू प्रोस्पेक्टस पे भरोसा किया हो। और तीसरा, उसको लॉस हुआ हो। यहां पे पहली कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है। उसने कंपनी से परचेस नहीं किया बल्कि ओपन मार्केट से परचेस किया, तो वो सब्सक्राइबर नहीं कहलाएगा, तो उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। और रेमेडी नहीं मिलेगी मतलब क्या हुआ? उसको अनपेड अमाउंट पे करना पड़ेगा। और दूसरा नंबर, क्या वो एक्स के ऊपर डैमेजेस के लिए क्लेम कर पाएगा? आंसर है नो, क्योंकि उसने ओपन मार्केट से परचेस किया था। पीक वर्सेस गरने का केस था जिसमें लिखा था कि ओपन मार्केट से परचेस करोगे तो आपको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एक कंपनी है, ये टीकूड छत्तीसगढ़ स्टेट में परचेस करना चाहती है। उसने प्रोस्पेक्टस में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सपर्ट का कोई रिपोर्ट था उसका उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिखा कि इस स्टेट में इतने टीकूड के ट्री है, वो जो भी एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दिया उसको लिखा गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वो रिपोर्ट बाद में पता चला कि इनएक्यूरेट है, मतलब एक्सपर्ट की रिपोर्ट गलत थी। आगे, एक्स ने शेयर परचेस कर लिया इस कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को सही मानते हुए उसने शेयर परचेस कर लिया। विल मिस्टर एक्स हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी? क्या कंपनी के खिलाफ उसको कोई रेमेडी मिलेगा? और फिर बोला व्हेन एक्सपर्ट इज नॉट लायबल, एक्सपर्ट कब लायबल नहीं होगा? आपको ही इसका आंसर देना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला सवाल ये होता है कि यहां पर एक्सपर्ट का ओपिनियन गलत है, और अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन गलत होगा तो ये जो पर्सन है, जो अपना इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, उसके पास ये पावर होगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, मतलब शेयर वापस करके अपने पैसे डिमांड कर सकता है। यहां पे एक आईसी का भी रेफरेंस आता है, ध्यान रखिएगा। आईसी में भी क्या लिखा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड किया गया या मिसरिप्रेजेंट किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। तो
तो यहां पर वही बात हो रहा है, प्रोस्पेक्टस में आपने गलत स्टेटमेंट दिया तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। आईसी का भी अपन रेफरेंस दे सकते हैं कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल होता है, वॉइडेबल होता है। और वॉइडेबल मतलब क्या हुआ, ये जो इन्वेस्टर है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। वॉइड करना मतलब शेयर वापस करके पैसा ले सकता है। तो अगर प्रोस्पेक्टस यहां पे अनट्रू है तो कंपनी के खिलाफ और एक्सपर्ट के खिलाफ, दोनों के खिलाफ उसके पास पावर मिलेगा। फिर सेकंड एक सवाल है कि कब एक्सपर्ट लायबल नहीं होता। तो एक्सपर्ट लायबल कब कब नहीं होता, तो एक केस सेक्शन 26 में दिया हुआ है कि अगर एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दिया था लेकिन कंसेंट को प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर भी कंपनी ने एक्सपर्ट का नाम लिख दिया, तो एक्सपर्ट विल नॉट बी लायबल। फिर दूसरा भी अपन ने 35 में पढ़ा कि अगर एक्सपर्ट ने अपना नाम लिखा लेकिन उसके एक्सपर्ट के ओपिनियन के बिना, एक्सपर्ट के नॉलेज के बिना प्रोस्पेक्टस इशू किया गया, लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट को पता चला कि अवेयर हुआ तो उसने पब्लिक नोटिस दे दिया कि प्रोस्पेक्टस जो इशू किया गया मेरी अथॉरिटी के बिना इशू किया गया, तब एक्सपर्ट बच जाएगा। और तीसरा, एक्सपर्ट केवल उन्हीं मैटर्स के लिए लायबल होता है जो उसने स्टेटमेंट दिया है। जो अदर मैटर है, जो डायरेक्टर बहुत सारी बातें बताता है, उसके लिए एक्सपर्ट विल नॉट बी लायबल। तो ये तीन ऐसे केस हैं जहां पे एक्सपर्ट बच जाएगा। तो ये तीन केसेस अपने को लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला एक क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैंने बोल्ड कर दिए ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्कस कर पाऊं। और जो बोल्ड नहीं मतलब क्वेश्चन इजी है ऐसा मान के चलिएगा। प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया गया जिसमें मिस स्टेटमेंट था। ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट, वन ऑफ द एक्सपर्ट जिसका नाम था अनिलेश, जिसने पहले अपनी कंसेंट दिया था, उसने तुरंत पब्लिक नोटिस दिया कि प्रोस्पेक्टस मेरे नॉलेज के बिना इशू किया गया है। क्या यह अपनी लायबिलिटी से बच सकता है? आंसर आएगा यस। सेक्शन 35 अभी अपन ने बात किया था कि अगर एक्सपर्ट के कंसेंट के बिना, नॉलेज के बिना प्रोस्पेक्टस इशू किया गया, तो जैसे ही पता चला उसने अगर पब्लिक नोटिस दे दिया कि मेरी जानकारी के बिना प्रोस्पेक्टस इशू किया गया, तो वो बच जाएगा। तो यस, ये जो अनिलेश है वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। तो ये हो गया अनट्रू प्रोस्पेक्टस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 42। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लेने की पहले आपको थोड़ा सा एक रिवीजन करा दूं क्या क्या कॉन्सेप्ट था। यहां पे सबसे पहले बात थी कि कोई भी कंपनी मतलब चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी जब आप इशू करते हैं तो इसमें आप ऑफर पब्लिक को नहीं दे सकते, आप कुछ लोगों को आइडेंटिफाइड करते हैं। और वो जो आइडेंटिफाइड लोग कितने होंगे? 50 और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50 या हायर जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल में, और रूल ने हायर प्रिस्क्राइब कर दिया 200, मतलब आज के दिन 50 की लिमिट कोई काम की नहीं है। आज के दिन हम एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन 200 की काउंटिंग में दो लोग को शामिल नहीं किया जाएगा। पहला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और दूसरा एम्प्लॉय बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटी अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय को इस शॉप के अंतर्गत जो शेयर इशू किया जाता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यहां पे एक और विशेष बात बता दूं, ये 200 जो लोगों को हम लोग ऑफर कर सकते हैं ना, ये ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम 200 इक्विटी शेयर दे सकते हैं नए नए लोगों को, 200 प्रेफरेंस शेयर नए उनके अलावा कोई और लोग को दे सकते हैं, 200 डिबेंचर भी दे सकते हैं। मतलब वैसे देखा जाए तो कितना हो गया, हम 600 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये सब ठीक है सर, केवल काम की बात करूंगा मैं। इसके बाद हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लॉ में एक प्रोविजन है कि अगर कंपनी ने, मान लीजिए 10 जून को कंपनी ने 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट किया था। अब कंपनी 15 जुलाई को 20 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करना चाहता है, मान लो। ठीक है, तो यहां पे लॉ क्या बोलता है कि आप ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा करना चाहते हैं, तो ये वाला जो प्राइवेट प्लेसमेंट है तभी हो पाएगा जब ये पुराना वाला जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसका अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 10 लाख का इक्विटी शेयर का लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, आपने उनको अलॉटमेंट नहीं किया, पेंडिंग अलॉटमेंट, और नए आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो, ये अलाउड नहीं है। तो दो बातें, पहला तो है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट जो पहले का जो अलॉटमेंट है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उनको अलॉटमेंट कर दो, उसके पहले पुराना काम खत्म करो फिर नया काम चालू करो। और दूसरा, वो जो पुराना ऑफर है ना वो कंपनी ने विड्रॉ कर लिया। मतलब कई बार क्या होता है, 10 लाख का इक्विटी शेयर कंपनी ने ऑफर किया, लोगों ने
बहुत ही कम लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो कंपनी ने ऑफर को विड्रॉ कर लिया। मतलब कुल मिला के ना पुराना जो ऑफर है ना, वो पुराना ऑफर आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप नया ऑफर कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे एक है कि जो अलॉटमेंट है वो 60 डेज के अंदर करना पड़ेगा। जिस दिन एप्लीकेशन है उसके 60 दिन के अंदर आप अलॉटमेंट कर दो। और अगर आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो अगले 15 दिन में, जैसे ही 60 दिन कंप्लीट हुआ ना, तो अगले 15 दिन में पैसे वापस कर लो। अगर आप पैसे वापस नहीं करोगे तो 60वें दिन के बाद से 12% पर एनम का ब्याज के साथ आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। फिर सेपरेट बैंक अकाउंट, मतलब जो भी पैसा आ रहा है ना एप्लीकेशन मनी, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। और जब आप अलॉटमेंट करोगे तब आप पैसा यूज कर पाओगे, और अगर कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाती तो रिपेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर कंपनी इस प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती कि सबको बताते, फिर ये अलाउड नहीं है। इसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाता है तो अलॉटमेंट करने के 15 दिन के अंदर आपको आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट है कि अगर किसी भी कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट जो सेक्शन 42 में लॉ दिया हुआ है प्लस रूल्स में जो बातें दी हुई है उसको अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको ये पब्लिक ऑफर माना जाएगा। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का लॉ को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो इट विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक ऑफर, और पब्लिक ऑफर का लॉ एप्लीकेबल होगा, सेबी एसआरए सबका सब लॉ आपको एप्लीकेबल आपके ऊपर होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब इसके बेस पे अपन क्वेश्चन लेते आइए। पहला बोला पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है, इसने फंड रेज किया फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट, आने वाले प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना चाहते हैं। इट इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू 55% इन देयर इंडिविजुअल नेम टू इशू इक्विटी शेयर। ठीक है सर, 55 लोगों को इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 लोगों को अपन कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस 4 आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, तो 55 में से 4 तो क्यूआईबी है, उनको तो काउंटिंग में नहीं लेते। मतलब देखा जाए तो ऑफर केवल कितने लोग को है, 51, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। बिफोर अलॉटमेंट, देखो क्या बोला, इनको अलॉटमेंट करने के पहले, ये जो इक्विटी शेयर है उनको अलॉटमेंट करने के पहले, दिस ऑफर लेटर कंपनी इशूड अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू अनदर 155% इन देयर इंडिविजुअल नेम फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। देखो क्या बोल दिया, ये पुराना वाला ऑफर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और कंपनी क्या कर रही है, 155 नए लोगों को डिबेंचर इशू कर रही है। याद कीजिए ऊपर में क्या पढ़ा था अपने, जब तक पुराना वाला भले आपका इक्विटी शेयर था, तो जब तक पुराना वाला वो जो इक्विटी शेयर का ऑफर है वो जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नया ऑफर नहीं कर सकते, भले डिबेंचर होल्डर को भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर क्या हो गया कि ये जो कंपनी नया डिबेंचर, देखो लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 155 लोग को आप दे सकते हो, क्योंकि 51 वो अलग है लिमिट और ये 155 अलग है। इक्विटी शेयर की 200 की लिमिट अलग होगी, डिबेंचर होल्डर की लिमिट 155 है, तो लिमिट में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंपनी ने वो जो पुराने इक्विटी शेयर है उनका अभी तक पेंडिंग था, तो जब तक उनका अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नया डिबेंचर का अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे। इसके बाद क्या पूछता है, देखो आप, बीइंग अ पब्लिक कंपनी कैन इशू प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में जा सकती है? आंसर है बिल्कुल यस, जा सकती है। पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो, पब्लिक ऑफर कर लो, कुछ भी कर लो, सब अलाउड है। फिर बोला कि ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या ये लॉ के अनुसार सही है क्या? आंसर है नो, एक ही गलती हुई, पुराना अलॉटमेंट कंप्लीट, अर्लियर अलॉटमेंट को कंप्लीट किए बिना आप नया ऑफर कर रहे हो, जो कि गलत है। क्या इसको पब्लिक ऑफर मानेंगे? हाँ जी बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट के का लॉ अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऑफर को पब्लिक ऑफर माना जाएगा। फिर आपको क्या बोला, व्हाट इफ द ऑफर ऑफ डिबेंचर इज गिवन आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर बट विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, अब आपको क्या बोल रहा है बताइए, आपके आंसर में कोई चेंज आएगा क्या? अगर कंपनी ने डिबेंचर जो इशू करे ना वो इक्विटी शेयर को अलॉटमेंट करने के बाद करोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर दिया तो पुराना ऑफर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेम फाइनेंशियल में भी कर सकते हैं क्योंकि 200 की लिमिट अलग अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीडीएस लिमिटेड ये प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है। The managing director obtain a brief note from some other sources explaining salient feature of his prospectus that the BOD shall keep in mind while approving the okay। अब आपको ना कुछ सजेशन देना है। प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में 2 मुद्दे उठाए गए। पहला, प्राइवेट प्लेसमेंट shall be made only to a select group of identified person not exceeding 200 in a financial year। ये तो बिल्कुल सही है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ आइडेंटिफाइड लोगों को दे सकते हैं और उनकी संख्या 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे, the aforesaid limit shall not apply to offer made to qualified institutional buyer। आपको बोला है कि 200 की लिमिट में क्यूआईबी शामिल नहीं होते, बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही करिए कंपनी।
but is applicable to employee being offered security under ESOP। ये गड़बड़ बोल दिया। क्या बोलता है, QIB को तो शामिल नहीं करेंगे, फिर क्या बोलता है, लेकिन ऐसे एम्प्लॉय जिनको ESOP में शेयर दिए गए उनको 200 में शामिल करेंगे। गलत है, उनको भी शामिल नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पहला पार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड पार्ट में कंपनी ने गलती कर दी, इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़िए। ऑफर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस शैल बी मेड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर और एनी नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। आपको क्या बोल रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर है ना, वो एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोग को नहीं दे सकते, वो तो सही है, लेकिन आपको क्या बोला, ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर है वो साल में एक बार दिया जाएगा, ऐसा गलत है। 200 के लिमिट में, भाई देखो क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर अपना 22-23, तो हो सकता है कि जून 2022 में मैंने 50 लोगों को ऑफर किया, फिर मैंने सितंबर 22 में मैंने 130 लोगों को ऑफर किया। ये मैं कर सकता हूं, 200 लोग को एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। साल भर में एग्रीगेट लिमिट जो नंबर है वो 200 होना चाहिए। तो मैं ये जो बात कर दिया ना ओनली वंस, ये गलत है। मैं कितने बार भी कर सकता हूं, लेकिन टोटल एक सिक्योरिटी के पीछे 200 लोगों को ऑफर आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके साथ ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोस्पेक्टस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ये भी इसी चैप्टर का हिस्सा है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। चलिए आइए, इसमें 2 ही सेक्शन है, एक बार उसको भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। 2 सेक्शन है बेटा, एक है 39 और एक है 40। तो देख लो भाई 39 में क्या लिखा है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में। सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर करना चाहता है, 2 कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% का, और एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल जाना चाहिए। एप्लीकेशन मनी है जो है ना, वो नॉमिनल वैल्यू का 5% या जो भी सेबी प्रिस्क्राइब करेगा उससे कम नहीं हो सकता। मिनिमम नॉमिनल वैल्यू का 5% आपको रखना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता, एप्लीकेशन नहीं मिल पाता, तो 30 दिन के अंदर, जिस दिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके 30 दिन के अंदर अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता, तो उस केस में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और पैसे वापस करने पड़ते हैं इशू क्लोज होने के 15 दिन के अंदर। जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसके 15 दिन में पैसे वापस करो, और अगर आप पैसे वापस नहीं करोगे ना, तो डायरेक्टर लायबल होता है 15% ब्याज के साथ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 40 वो क्या बोलता है, सेक्शन 40 बोलता है कि अगर आप पब्लिक ऑफर में जाना चाहते हो, तो पब्लिक ऑफर में जाने के पहले आपको एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आपको परमिशन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको परमिशन भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान के रखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने 3 स्टॉक एक्सचेंज में आपने अप्लाई किया, 3 स्टॉक एक्सचेंज में, 3 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आपने अप्लाई किया लिस्टिंग के लिए, 2 ने तो अप्रूव कर दिया, 1 ने डिनाई कर दिया। तो ध्यान रखना लॉ में क्या बोलता है, सबसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपने एक ने भी मना कर दिया ना, तो आप अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे, आपको पूरा का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट है कमीशन के बारे में। मैं केवल इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं सेक्शन 40 का। सेक्शन 40 ये परमिट करता है कि आप जब पब्लिक ऑफर करते हैं तो आप अंडरराइटर को कमीशन दे सकते हो, और ये जो कमीशन है ना, वो कमीशन आप कैश और काइंड दोनों में दे सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ रूल्स है, कमीशन देना चाहते हैं तो कुछ रूल्स है, और रूल्स का नाम होगा द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। इसमें लिखा है कि कमीशन तभी दे पाएंगे जब कंपनी के आर्टिकल में प्रिस्क्राइब हो कि हमारी कंपनी कमीशन दे सकती है। सेकंड, कमीशन कहां से दे सकते हो, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द इशू और प्रॉफिट और बोथ। लेकिन रेट ऑफ कमीशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो लिमिट क्या है, शेयर्स के केस में इशू प्राइस का 5%, नॉमिनल वैल्यू नहीं, इशू प्राइस, इशू प्राइस का 5%, और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने आर्टिकल में लिख दिया कि हम 3% का कमीशन देंगे शेयर्स में, तो कंपेयर कैसे करोगे, 5% और 3% विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो गया 3%। तो कमीशन 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए शेयर्स के केस में, इस एग्जाम्पल में। और डिबेंचर के केस में 5 का हो गया, 2.5% आधा हो गया। तो अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कमीशन कितना देगी, इशू प्राइस का 2.5% या रेट गिवन ऑन आर्टिकल विच एवर इज लोअर। इससे ज्यादा का कमीशन आप नहीं दे पाओगे। तो कुल मिला के 5% और 2.5% या जो आर्टिकल की लिमिट है वो मैक्सिमम है, उससे कम दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी में कोई दम नहीं है सर। ओके, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। आइए, हाँ जी, एक क्वेश्चन नंबर 2 है,
जिसमें बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम अमाउंट होती है, अगर उससे कम पे एप्लीकेशन आते हैं तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाएगा, कंपनी को पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और एक वर्ड है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी पब्लिक ऑफर करती है तो कंपनी 2 डेट डालती है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने बोला 10 जून को हमारा ऑफर ओपन हो रहा है और 20 जून को हमारा ऑफर क्लोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ ऑफर और इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ ऑफर। तो ओपनिंग ऑफ ऑफर का मतलब क्या हुआ कि इस डेट के पहले कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकते, उस जिस डेट को जो ऑफर ओपन हो रहा है उसके बाद ही लोग एप्लीकेशन दे पाएंगे, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ ऑफर। और क्लोजिंग ऑफ ऑफर का मतलब क्या हुआ कि इस दिन के बाद कोई एप्लीकेशन नहीं दे पाएगा, तो ये ऑफर इस समय तक ओपन रहता है। अब ये टाइम कितना होगा, तो ये भी आपको बता दूं, मिनिमम 3 दिन का ऑफर ओपन रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 दिन के लिए आप ऑफर को ओपन रख सकते हैं। मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। ठीक है सर, समझ गए। तो ये मैंने पूरा बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या बोलता है देखो आप, आफ्टर रिसीविंग 80% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर अलॉट कर दिया एक्स को। देखो क्या बोल दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 80% मिला और कंपनी ने मिस्टर एक्स को 100 शेयर का अलॉटमेंट कर दिया। एक तो यहीं से मेरे को गड़बड़ चालू हो गई, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिना मिले, अब 90% होता है, ये 80% है, मतलब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला तो कोई भी कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकता, और कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया तो अलॉटमेंट वॉइड होगा। कंपनी ने फिर क्या किया, आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिट किया कुछ अमाउंट को बैंक में और 50% अमाउंट को विड्रॉ भी कर लिया। ये भी गलत है, क्योंकि जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो ना, सेपरेट बैंक में जमा करते हो, अभी हमने बात किया, तो पैसा आप तभी निकालोगे जब कंपनी अलॉटमेंट करती है, और 80% मतलब अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे, मतलब पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे, गलत है। ठीक है, बिफोर फाइनलाइजिंग द अलॉटमेंट, ये गलत है। और कंपनी ने उसे एसेट परचेस कर दिया, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि वो जो अगर अलॉटमेंट नहीं कर पाते ना तो उन पैसों को आपको रीपे करने में यूज करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा, तो कंपनी यहां पे भी गलत है। तो कुल मिला के कंपनी गलत ही गलत है। एक्स ने एक्सेप्ट अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट ये जो अलॉटमेंट है वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में। क्या वो सही है? आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में अलॉटमेंट किया गया तो वो जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट वॉइड होगा, और वॉइड है मतलब क्या हुआ कि वो अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है स्टार लिमिटेड ने 80 शेयर को फॉरफिट किया और री इशू कर दिया किसी और पर्सन को। कंपनी ने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया री इशू के बारे में, जो री इशू किया गया, तो इसके बारे में लॉ क्या है। तो एक बात बता दूं, हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई कंपनी अलॉटमेंट करता है तो कंपनी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल करना पड़ता है। कब तक फाइल करना पड़ता है? तो यहां पे लॉ है कि पब्लिक ऑफर के केस में 30 दिन के अंदर और प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में 15 दिन के अंदर। तो ये तो अपन पब्लिक ऑफर की बात करें तो प्रोस्पेक्टस होता है, मतलब पब्लिक ऑफर है। तो यहां पे जब आप अलॉटमेंट करते हो तब तो आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है कंपलसरी, लेकिन यहां पर एक खास बात लिखा है कि कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं किया बल्कि रीइशू किया। फोरफिटेड शेयर को जब आप रीइशू करते हो ना तो उसको अलॉटमेंट नहीं बोलते, उसको शेयर को बेचना बोलते हैं। तो यहां पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आपको पूछा क्या कंपनी ने कंट्रावेंशन किया? आंसर है नो, क्योंकि ये री इशू है, ये अलॉटमेंट नहीं है, तो यहां पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर 40 में। इसमें क्या खास क्वेश्चन है भाई, देखो, एक है क्वेश्चन नंबर 1, आपको रीजन के साथ बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। बोला पब्लिक इशू के केस में सब्सक्रिप्शन इसको ओपन करना पड़ता है मिनिमम 3 दिन के लिए, बिल्कुल सही है। हमने अभी भी बात किया था कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करना पड़ता है मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, व्हेन इज अलॉटमेंट इज ट्रीटेड एज इरेगुलर अलॉटमेंट एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इसको इसको इरेगुलर अलॉटमेंट बोला जाएगा, तो आपको जनरल कॉन्सेप्ट निकालना है। मतलब कुल मिला के देखा जाए ना, ऐसा कोई भी अलॉटमेंट जिसमें आपने लॉ को कंप्लाई नहीं किया, तो प्रोस्पेक्टस का लॉ, अलॉटमेंट का लॉ, तो उसको बोलेंगे इरेगुलर अलॉटमेंट। एक बार आपको बताता हूं किसको किसको इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। देखिए आप, पहला, अगर कोई कंपनी ने बिना प्रोस्पेक्टस इशू के पब्लिक ऑफर कर दिया, इरेगुलर अलॉटमेंट है, पब्लिक के पास जब भी जाएंगे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। सेकंड नंबर, सेक्शन 26 में ये लिखा है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बताना है, तो आप में सेक्शन 26 में जो मैटर बताने थे वो नहीं बताया, तो आपका प्रोस्पेक्टस या मिसलीडिंग है ना, तो गलत है। फिर आपको एक लॉ आपने पढ़ा था, सेक्शन 26 में लिखा है कि
पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देने के पहले उसकी कॉपी पहले आरओसी को फाइल करना पड़ता है। तो अगर कंपनी ने बिना प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल किए पब्लिक को ऑफर दे दिया, इरेगुलर अलॉटमेंट है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है 39 में तो इरेगुलर अलॉटमेंट है। अगला पॉइंट, कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन नहीं मिला। मिनिमम एप्लीकेशन मनी होता है नॉट लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो अगर कंपनी ने मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं लिया तो इरेगुलर अलॉटमेंट है। या किसी स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग करने से मना कर दिया तो आप अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे, और अलॉटमेंट कर दोगे तो इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। और इसका जो इफेक्ट है वो सब पेनल्टी प्रोविजन है, आप लोग पढ़ लेना। तो ये ऊपर में 5 में कोई भी एक केस होगा तो उसको बोलेंगे अपन इरेगुलर अलॉटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी है यूनिक बिल्डर लिमिटेड, ये आपको नाम से समझ आ रहा है, पब्लिक कंपनी है। इसने डिसाइड किया टू पे 2.5% वैल्यू ऑफ डिबेंचर एज अंडरराइटिंग कमीशन। ये डिबेंचर इशू करने और डिबेंचर वालों को ये अंडरराइटर को 2.5% का अंडरराइटिंग कमीशन देना चाहते हैं। तो पहले एक बार लॉ याद कर लो। अगर डिबेंचर है तो कमीशन कितना हो सकता है, 2.5% ऑफ इशू प्राइस, और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम इतना कमीशन आप दे पाओगे। तो 2.5% ये दे रहे हैं, ये कमीशन कितना दे रहे हैं, 2.5%। देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल में लिखा है 2%, तो आप जरा कंपेयर करो 2.5% और आर्टिकल का रेट 2%, विच एवर इज लोअर। तो यहां पे लोअर कितना हो गया, 2%। तो कंपनी 2% से ज्यादा का कमीशन नहीं दे सकती, और कंपनी कमीशन कितना दे रही है, 2.5%। मतलब इस लॉ को वायलेट किया गया है। फर्दर कंपनी क्या बोलती है, हम अंडरराइटर कमीशन फ्लैट के फॉर्म में देंगे। तो फ्लैट मतलब काइंड में, तो काइंड में दे सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, कंपनी को 2% से ज्यादा का कमीशन देने का अधिकार नहीं था, जबकि कंपनी ने कितना दे दिया, 2.5%। तो यहां पे कंपनी ने कमीशन ज्यादा दे दिया, जो कि वॉयलेशन है। आखिरी क्वेश्चन, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या लिखा है। ए लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया 100 रुपए का एट पार्ट टू द पब्लिक, प्रोस्पेक्टस इशू करके। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू किया, शेयर्स अलॉट किया। प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 15 लाख बताया गया, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ शेयर 1 लाख है इक्विटी शेयर और 100 रुपए के हिसाब से, और कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बताया, 15 लाख रुपए। आगे एप्लीकेशन मनी 20 रुपए पर शेयर पेबल है। एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए, तो 100 का 5% 5 रुपए होता है, 20 रुपए, मतलब कोई गलती नहीं है। प्रोस्पेक्टस में यह बताया गया कि कंपनी ने लिस्टिंग ऑफ शेयर के लिए 3 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, उसमें से एक ने रिजेक्ट कर दिया, बस बात खत्म। हमने लॉ में क्या पढ़ा था, हमने ऊपर के लॉ में पढ़ा था कि जितने एप्लीकेशन दोगे आप, अगर आपने 3 जगह अप्लाई किया तो आपको तीनों से आपको परमिशन मिलना चाहिए। एक ने भी रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में आपकी लिस्टिंग को नहीं माना जाएगा। तो और लिस्टिंग नहीं हुई किसी ने भी तो आपको ये जो अलॉटमेंट आप नहीं कर पाओगे। पढ़िए क्या लिखा है, इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और एप्लीकेशन 20 लाख रुपए मिल भी चुका है पूरा। ए लिमिटेड ने अलॉटमेंट को प्रोसीड कर दिया। एग्जामिन वेदर दीज डिस्क्लोजर, आपको बताने की जो अलॉटमेंट किया गया क्या वो सही है, और अगर वॉलेशन है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 40 का वॉलेशन हुआ है। 40 बोलता है कि लिस्टिंग के लिए अप्लाई करो और सबसे परमिशन आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन देने से मना कर दिया, तो कंपनी को अलॉटमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, और फिर भी कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया तो अलॉटमेंट वॉइड होगा, और जो इसका पेनल्टी प्रोविजन है वो पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों इसी के साथ एक और चैप्टर नंबर 3 जो कंपनी का है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें सेक्शन 23 से लेके 42 तक के सेक्शन कवर हैं, उनके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपन ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन अगले चैप्टर की ओर। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको जरूर से अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिएगा। बाय बाय।